नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जिस प्रकार आप देख रहे हैं हमारी कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी के क्रम में हम निरंतर अपने आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पुष्पी पादप यानी कि एंजियोस्पर्म पादपों में आपने देखा कि जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, इन विभिन्न प्ररोह मूल तंत्र भागों के बारे में आपने इनकी संरचना, इनकी रूपांतरण, इनके प्रकार, इनके उदाहरण के माध्यम से आपने समझने का पूरा प्रयास किया है। आज हमारा ये चैप्टर जो है अंतिम बिंदु के रूप में हम यहाँ तैयार कर रहे हैं, जिससे आपका ये 5वां चैप्टर भी आज पूरा हो जाएगा। तो बिंदुवार हम अध्ययन करें और देखें तो आप हमारा अगला जो बिंदु आ रहा है, यानी कि आपने जड़ के बारे में पढ़ा, तने के बारे में पढ़ा, पत्ती के बारे में पढ़ा, पुष्पक्रम, पुष्प के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर धीरे धीरे हमारे अध्ययन का जो क्रम है वो आगे बढ़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे बीजांड न्यास की। कल आपने एक चित्र बनाया था जिसमें पुष्प को वर्तिका का अंडाशय, इन तीनों भागों को मिला दें तो मादा जननांग भाग बनता है। इसके बाद पुंकेसर वाला जो भाग है पुंगम, जिसमें नर जननांग भाग है, इन सभी भागों को साथ में बाएं जो हरे होते हैं और दल जो रंगीन होते हैं, पूरा पुष्प जो है पुष्पासन पे टिका होता है। इस प्रकार से एक छोटा सा डायग्राम कल आपने देखा था। तो यहाँ पर बीजांड न्यास यानी कि अंडाशय, कल आपने चित्र बनाया था अंडाशय का, जो वापस मैं आपके यहाँ याद दिला देता हूँ। इस प्रकार से आपने अंडाशय जो गोलाकार संरचना थी, अंडाशय में बीजांड यानी कि अंडाशय के अंदर बीज जो होते हैं, यानी कि बीजांड जो बीज होते हैं, तो बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांड न्यास कहते हैं। यानी कि ये जो अंडाशय है इसमें बीजांड जो होते हैं किस रूप में व्यवस्थित होता है, इसे बीजांड न्यास कहते हैं। और बीजांड न्यास की स्थिति के आधार पर इसके कुछ यहाँ प्रकार दे रखे हैं। तो मैंने इनके नाम और एग्जाम्पल यहाँ आपको बता रहा हूँ। जैसे सीमांत बीजांड न्यास, उदाहरण है मटर, स्तंभीय बीजांड न्यास गुड़हल, भित्तीय सरसों, मुक्त स्तंभीय प्रिमरोज और आधारी सूरजमुखी। इस प्रकार से आपके बुक में जो है बीजांड न्यास जो है इसकी 5 प्रकार दे रखे हैं। पांचों के एक एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है परीक्षा में मात्र उदाहरण ही पूछा जाता है 1 नंबर में, इसलिए कम से कम एक उदाहरण तो हमें इसके याद करने ही आपको। तो ये बीजांड न्यास अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांड न्यास कहते हैं, और एक उदाहरण हमने यहाँ पर देखा। अगला जो बिंदु आएगा, मूल तंत्र के बाद प्ररोह तंत्र का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो फल। अब आपने विभिन्न प्रकार के फलों को देखा होगा। फल जो होते हैं वो एक पुष्पी पादप का प्रमुख अभिलक्षण है। फल जो है पुष्पी पादप का प्रमुख अभिलक्षण है। और यहाँ पर छोटी छोटी परिभाषाएं आती हैं। वास्तविक फल किसे कहते हैं, अनिषेकी फल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। अनिषेक फल का यहाँ दे रखा है बिना निषेचन के फल बनना। उदाहरण दें केले का, तो अनिषेक फल किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। इसी प्रकार वास्तविक फल किसे कहते हैं, तो जब फल का निर्माण अंडाशय से होता है उसको हम वास्तविक फल कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि अनिषेक फल, वास्तविक फल के एग्जाम्पल। और फल में फल जो बनता है उसमें एक भित्ति होती है और उसमें एक बीज होता है। इस प्रकार से फल भित्ति और बीज की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप ऐसे कई एग्जाम्पल आपको फल में देखने को मिलेंगे। तो फल पुष्पी पादप का प्रमुख अभिलक्षण, ये पूरा थ्योरिकल जो भाग है इसे आप अच्छे से आपकी बुक के अंदर पढ़ें तो और आपको ज्यादा समझ में आएगा। छोटी छोटी परिभाषाएं इसमें। अगला जो बिंदु आ रहा है वो है बीज। इसकी प्रमुख भूमिका है, क्योंकि बीज से ही एक नवीन पौधा बनता है अंकुरण के बाद। तो निषेचन के बाद बीजांड से बीज का निर्माण होता है। निषेचन अच्छे से जानते हैं आप, बीजांड जो भी आपने देखा से बीज बन जाते हैं
यानी कि निषेचन के बाद बीजांड से ही बीज का बन जाते हैं। और बीज अब यदि देखें तो इसके यहाँ पर दो प्रकार दे रखे हैं, द्विबीजपत्री बीज और एक बीजपत्री बीज। यानी कि द्वि यानी कि दो, द्विबीजपत्री बीज जो होते हैं जिसके ऊपर दो बीजपत्र की उपस्थिति होती है, जिसमें एक होता है बाहरी भित्ति और दूसरा होता है आंतरिक यानी कि भीतरी भित्ति। दो प्रकार के बीज जिनके एग्जाम्पल हम देखें, चना, मटर, और उसमें एक डायग्राम भी छोटा दे रखा है, मूलांकुर और प्रांकुर किस प्रकार से बीज की संरचना को बनाते हैं। एक चने के बीज का आकार यहाँ पर चित्र के रूप में अंकुर प्रांकुर जो भाग होते हैं जमीन के अंदर जाता है, एक भाग जमीन के ऊपर। तो द्विबीजपत्री जो बीज हैं जिनके ऊपर दो बीजपत्र होते हैं, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर चना और मटर बताए गए हैं। इसके बाद एक बीजपत्री बीज जो होते हैं ये भ्रूणपोषी होते हैं, यानी कि इसमें कुछ भाग रह जाता है, इसमें कुछ तरल भाग जो होते हैं भ्रूणपोषी, और ये भोजन का संग्रह करती है। इसमें भी यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है कि एक बीजपत्री जो बीज होते हैं उनके ऊपर एक ही बीजपत्र का आवरण होता है, साथ में भ्रूणपोषी होते हैं जो प्रमुख बात बता रहा हूँ, और साथ में भोजन का संग्रह करती है। इसमें से कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर आप इसके डायग्राम को भी बुक के अंदर देख पाएंगे। तो बीज जो एक छोटी सी बात, फल, बीजांड। अब यहाँ पर आपके बुक में मैं आपको बता दूं, पूरा जो पुष्पीय पादप है इसके प्रत्येक भाग के लिए एक संकेत यानी कि सिंबल दे रखा है, जिसे हम पुष्पीय संकेत कहते हैं, जिसे पुष्पीय पादप का अर्ध तकनीकी विवरण, यानी कि जो पुष्पीय पादप है इनके यहाँ ऐसे कुछ संकेत या सिंबल दे रखे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और नोट्स में आपको नोट भी करवाए हैं। जैसे सहपत्र का संकेत बिया, कैलिक्स जो होता है संकेत, कोरोला जो होता है वो सी, कुमम ए, जायन जी। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे संकेत आपको मैंने नोट्स के रूप में उपलब्ध करवाए। पहले तो आपको इन सब संकेतों की जानकारी होनी चाहिए, किसका क्या प्रतीक है या किसका क्या चिन्ह दे रखा है। इसके बाद आपके पुष्पीय पादपों का अर्ध तकनीकी जो विवरण है उसमें यहाँ पर आपके बुक में कुल दे रखे हैं, फैमिलिया दे रखी है, वो है दो, फोबेसी और सोलेनेसी, दो फैमिलिया दे रखी है। अब दोनों फैमिली में आपको क्या पढ़ना है, पहले तो कायिक लक्षण होने चाहिए, कायिक का मतलब जड़, तना, पत्ती, फल, फूल की संरचना क्या है। फिर पुष्पीय लक्षण, यानी कि उसके अंदर जो पुष्प लगता है उसके अंदर किस प्रकार के लक्षण हैं। अब ये तीसरा जो बिंदु है, पुष्प सूत्र बनाने के लिए आपको जितने भी संकेत है इनको याद करना जरूरी है। उसके आधार पर यानी कि पुष्पीय लक्षण जो है इसके आधार पर संकेतों का उपयोग करते हुए यहाँ पर आप पुष्प का फार्मूला लिखेंगे, पुष्प सूत्र बनाएंगे। इसके बाद इस कुल का आर्थिक महत्व, यानी कि इस कुल के अंदर पाए जाने वाले जो पादप हैं उनका हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं या उनका आर्थिक महत्व क्या है। इसी प्रकार फोबेसी के बाद सोलेनेसी आता है। सोलेनेसी में भी आपके कायिक लक्षण, पुष्पीय लक्षण, पुष्प सूत्र और आर्थिक महत्व आपको ज्ञान मतलब पढ़ना होता है। तो पुष्प सूत्र जो है इसके लिए आपको ये सारे सिंबल याद करने आवश्यक है। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो आठवां बिंदु जो ये आपके आता है, पुष्पीय पादपों का अर्ध तकनीकी विवरण। कुल मिलाकर इन सभी बिंदुओं को अगर ध्यान से पढ़ें, पूरा थ्योरिकल चैप्टर है ये, तो निश्चित तौर पर आपका ये पांचवा जो चैप्टर है जो मूल से शुरू होकर फल तक हमने पूरा अध्ययन किया, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, पुष्प, पुष्पक्रम, ये सारी चीजें जो है आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ी हैं। और इनको पढ़ने के लिए आपको पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा और पूरा चैप्टर जो है अगर उसको पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है जिसे आप सरल रूप में याद कर सकते हैं। तो ये जो पुष्पीय पादप का अर्ध तकनीकी विवरण वाला जो चैप्टर है इसमें लास्ट के दो कुल दे रखे हैं, इन दोनों को अध्ययन कर लें तो जिससे आपका पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा। और पूरा होने के बाद हमारा निरंतर जो क्रम बना हुआ है, ये नोट्स के रूप में जो हमारी नोटबुक बनी हुई है इसमें लिखकर होमवर्क की जो कॉपी में जो आपके पाठ के अंत में अतुल लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक जो प्रश्न दे रखे हैं जिसे आपको होमवर्क की कॉपी में पूरे करने हैं। इसके बाद 1 से 5 चैप्टर हुए हैं, तो पांचों ही चैप्टर को जब भी जैसे वीकली अवकाश जो हमारा होता है संडे का, उस दिन चैप्टर 1 से लेकर 5 तक
का पूरा अध्ययन कर लें, उसके प्रश्नोत्तर को देख लें, जिससे कि आपके 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो होमवर्क भी आपको जो है इसके साथ कर लेना है, जिससे आपका कंप्लीट कार्य हो जाए और हमारा ये निरंतर क्रम जो बना हुआ है वो इसी प्रकार चलता रहे। इसके बाद अगले वीडियो और अगले नोट्स में मैं आपको अध्याय 6 के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तब तक जो है आप लोग अपने इस विषय की अच्छे से तैयारी कर लें और निरंतर अपना कार्य जारी रखें। धन्यवाद।